नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। इससे पहले आपको 2 वीडियोस मिल चुकी हैं जहां पर हमने पूरा सेल पढ़ा यानी कोशिका पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिकांग के बारे में कि सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। और अब हम जानने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में कि सेल कैसे डिवाइड करती है, कौन कौन से भाग होते हैं और सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। ये सारी चीजें आज की क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आज आप एक और लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करके जा रहे होंगे। बात करें अगर हम कोशिका विभाजन की यानी सेल डिवीजन की, तो याद रखिएगा बेटा, सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल का अपने ही समान 2 संतति में बदल जाना। यानी सेल क्या करेगी, अपने पार्ट्स में बट जाएगी और जो पार्ट बटे हुए हैं वो क्या करेंगे, नई सेल को बना लेंगे। ये हम आम भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन हमें तो साइंस की लैंग्वेज समझना है। तो साइंस की लैंग्वेज में क्या होगा इसकी परिभाषा, तो ये परिभाषा आपके सामने है। एक कोशिका बटकर 2 या 2 से अधिक नई कोशिकाएं, जिसको आप संतति कोशिका कहते हो, में बढ़ जाती है या बन जाती है, उसे ही हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, दीदी सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, सेल डिवीजन क्यों होता है? तो ये क्यों का आंसर आपको मैं बताती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी काम बिना मतलब के तो होता नहीं है। सेल अगर डिवाइड हो रही है तो वो कुछ ना कुछ काम हमारी बॉडी में कर रही होगी। पहला काम यहाँ होता है आपकी वृद्धि का। जैसे आपको पता है, आपका जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और बनाते हैं जाइगोट, जाइगोट से अब भ्रूण बनना है, जाइगोट एकदम छोटा सा है, अब पूरा इंसान बनाना है, तो क्या होगा, उसमें डिवीजन होंगे, बार बार डिवीजन होके क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी और एक पूरा इंसान बन जाता है। एक एग्जाम्पल ये समझ सकते हो। दूसरा, मैंने बोला नर युग्मक मादा युग्मक, यानी हमारी बॉडी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के लिए भी विभाजन की आवश्यकता होती है। कौन सा विभाजन होता है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी के लेवल समझो कि आपके शरीर की वृद्धि होनी है तब आपका डिवीजन होगा, आपके गैमेट का फॉर्मेशन होना है तब आपका डिवीजन होगा। साथ में अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट वोट लग जाती है, दोबारा से भर जाती है वो, है ना, हमारी बॉडी में कहीं मरम्मत होनी है, कहीं डैमेज हो गया है, तो उसको सही करने के लिए भी हमारी बॉडी में क्या होता है, डिवीजन होता है, वो भी सेल डिवीजन। तो यहाँ लिखा हुआ है शरीर की वृद्धि के लिए, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी कोशिकाएं बढ़ रही हैं। दूसरा, कहीं घाव भरने के लिए, शरीर की मरम्मत करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। साथ में रिप्रोडक्शन के लिए, जो मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में क्या होता है, युग्मकों का यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन विभाजन के द्वारा ही होता है। अब बात आती है कि कौन कौन से विभाजन हमारे सिलेबस में है। तो आपको पढ़ने होंगे यहाँ पर 3 प्रकार के विभाजन। 3 प्रकार कौन कौन से, एक जिसे आप बोलते हो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और आसूत्री विभाजन। ये जो आसूत्री विभाजन है, ये सबसे साधारण, सबसे सिंपल प्रकार का विभाजन है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपके पास इतना याद रखो कि जितने भी आपके सरल जीव हैं, जिनको आप प्रोकैरियोट कहते हो, उनके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल, अमीबा आपने पढ़ा है। अमीबा क्या करता है, अमीबा का केंद्रक डिवीजन होगा, तुरंत से वो 2 अलग अलग बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यानी सरल प्रकार के जीवों में पाया जाने वाला विभाजन अगर कोई है तो वो है आपका आसूत्री विभाजन। ठीक है, लिखा हुआ भी है सरल और सीधा विभाजन, सरल जीवों में पाया जाता है, बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए। साथ में यहाँ लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है बड़ा सिंपल तरीके से कि कोई भी गुणसूत्र अपने 2 अलग अलग भागों में बट रहा है। यानी समझ लो हमारे गुणसूत्र की संख्या 46 है और हमारी बॉडी में हुआ अर्धसूत्री विभाजन, तो वो 23 बढ़ जाएगा। यानी अगर 2n है तो ये डिवाइड करके क्या बनाएंगे, nn बन जाएंगे। यानी गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का बनना, जहां पर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी हम बात करते हैं, समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन सबसे बड़ा डिवीजन है। यहाँ पर पहले केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक के भी 4 स्टेप होते हैं, फिर होता है आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन। पर यहाँ पर एक बात है, समसूत्री वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। अगर पेरेंट में 46 है तो बच्चों में भी 46 ही रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं होगा। मरम्मत और आपकी बॉडी की वृद्धि के लिए ये हम करवाते हैं। तो आप ये मानो कि समसूत्री विभाजन आपकी कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन आपकी जनन कोशिकाओं में होता है। ये आपको याद रखना होगा। एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में,
पहले हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। तो मैंने आपको बोला कि कोशिका यहाँ पर बराबर भागों में बढ़ जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है, कोई भी बदलाव नहीं होता। तो यहाँ लिखा हुआ है कोशिका अगर हमारे पास 2n है, बटकर 2 बिल्कुल समान संततियां बनाएगी, कोशिकाएं बनाएगी, लेकिन वो भी कैसी रहेंगी 2n, यानी 46 है और आगे जाकर भी 46 ही बनाएंगी। ठीक है, लिखा हुआ है गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात आ रही है जरूरी कुछ पॉइंट, ये कहां पर होता है, तो आप कहोगे ये शरीर की सामान्य कोशिकाएं, यानी आप कह सकते हो काय के कोशिकाओं में देखने के लिए मिलता है। कहां पर, आपकी काय के कोशिकाओं में हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमारे सामने लिखा है क्यों होता है, तो आप कहोगे दीदी हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की वृद्धि के लिए, साथ में हमारी बॉडी की मरम्मत के लिए, अगर कहीं टूट फूट हो गई तो उसको सही करने के लिए ये काम में आती है। साथ में आता है क्या परिणाम मिलता है, तो आप कहोगे दीदी यहाँ पर 2 समान कोशिकाएं, यानी अपने बिल्कुल सेम पेरेंट की तरह कोशिकाएं मिलती हैं हमको, और जिनमें गुणसूत्र की संख्या भी कैसी होती है, बिल्कुल समान। लिखा हुआ है 2 संतति कोशिकाएं जनक के समान ही हमको मिलती है, और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर ही होती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है आपके पास कि क्या क्या चीजें हो रही, तो याद रखो जनक कोशिका में क्या है, गुणसूत्र मौजूद है, गुणसूत्रों की क्या होगी, कॉपी होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का कॉपी हो रहा है, डीएनए की कॉपी होती है। फिर गुणसूत्र बीच में आ जाते हैं, एक पंक्ति में बढ़ जाते हैं, फिर दोनों ध्रुवों की ओर खींचने लग जाते हैं, दोनों ओर खींचने लग जाते हैं, और आपकी क्या बनाते हैं, नई कोशिकाएं। आपको दीदी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब समझो, आपने पढ़ लिया। यहां बात कर लो आप, जब हमारी बॉडी में समसूत्री विभाजन हो रहा होता है तो इसके 2 स्टेप हैं महत्वपूर्ण। पहला होता है अंतरावस्था, दूसरा होता है सूत्रीय अवस्था। अंतरावस्था वो अवस्था है जहां पर कोशिका विभाजन की तैयारी होगी। जैसे आप घर में सब्जी बनाते हो ना, सब्जी बनाने के पहले आलू काटोगे, प्याज काटोगे, वैसे ही है ना, कोई भी चीज बनाने से पहले तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन की या कोशिका विभाजन करने के लिए तैयारी होगी, और सबसे ज्यादा समय यहीं पर लगता है। जस्ट एग्जांपल, अगर सेल डिवीजन 24 घंटे में हो रहा है तो 23 घंटे तो यहाँ लग जाएंगे, और ये 1 घंटे में हो जाएगा। अभी आप छोटी क्लास में हो, जब आप 11th 12th में आओगे ना, तो 11th में आपके में सेल डिवीजन का ही पूरा चैप्टर होगा। वहां पर आप पढ़ोगे G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, है ना। G1 और G2 में क्या होता है, वृद्धि के लिए एंजाइम प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और S प्रावस्था में होता है डीएनए का कॉपी, यानी डीएनए की प्रतिकृति बन रही होती है। तो वो आपको अभी नहीं जानना, अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि आप जब 11th में जाओगे तो आपको इसी में और भी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो रही है तैयारी, सबसे बड़ी अवस्था है, लगभग 90% समय कहां लगता है, अंतरावस्था में ही लग रहा होता है। अंतरावस्था के बाद आती है सूत्रीय अवस्था। तो सूत्रीय अवस्था में पहले हमारे कोशिका के अंदर होता है केंद्रक का डिवीजन। पहले क्या होगा, तो आप कहोगे दीदी पहले होगा हमारे में केंद्रक का डिवीजन। केंद्रक की भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होंगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होता है कोश का द्रव का विभाजन, यानी जो हमारे पास 46 गुणसूत्र है वो बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। वो बराबर बराबर भागों में क्या हो जाएंगे बेटा जी, बट जाएंगे। यहां हो रहा है हमारा ये सम। अब मैं आपको एक ही डायग्राम में सारी अवस्थाओं को समझा देती हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ आप डायग्राम देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी सेल है। ठीक है जी, हमारे पास सेल है। सेल में क्या होता है, तो आप कहोगे दी सेल में हमारे पास केंद्रक होता है। केंद्रक बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको बताना ये केंद्रक है। केंद्रक में क्या होता है, तो आप कहोगे दीदी केंद्रक में होती है केंद्रक कला। क्या होती है बेटा, केंद्रक के चारों ओर ये जो है इसको कहते हैं केंद्रक कला। धीरे धीरे हम देखते हैं कि केंद्रक कला गायब होने लग जाती है। ऐसे धीरे केंद्र की बाहर बना रही हूँ, सेल पूरा नहीं बना रही हूँ, ऐसे ऐसे। और इसमें क्या होते हैं, हमारे गुणसूत्र होते हैं। अंदर क्या होता है, समझ लो 4 बना देती हूँ मैं। ठीक है, ऐसे बिखरे हुए हैं। यहाँ पर भी ऐसे हमारे गुणसूत्र कैसे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, चारों ओर ऐसे बिखरे हुए हैं। धीरे धीरे जो केंद्रक कला है वो गायब हो रही है। हमारे सेल में होते हैं तारक काय, तो वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वो पोल की ओर जा रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चा, धीरे धीरे ऐसे होता है हमारे, ऐसे है, ऐसे डिग्री में, ऐसे धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, दोनों अपने अपने पोल की ओर जाने लग जा रहे हैं। ऐसे भाई, ये एक नॉर्थ पोल आपका, एक आपका साउथ पोल। ठीक है, जाने लग जा रहे हैं। और हमारे जो केंद्रक, जो हमारे गुणसूत्र बड़े हैं केंद्रक है, वो ऐसे फैले हुए हैं। कोई समान संख्या, कोई समान नहीं है, ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यही तारक केंद्र क्या बनाते हैं, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर को बनाना है, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे।
ऐसे स्प्लिंटर फाइबर बना देते हैं। अब ये बिखरे हुए हैं ऐसे, है ना भाई, अभी बिखरे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। अभी ये कैसे आ रहे हैं बेटा, एक लाइन में। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है जी, कैसे मध्य अवस्था बता रही हूँ मैं आपको, क्या होगा, एक लाइन में आना। याद रखना ये आपकी फर्स्ट है जिसको आप प्रोफेज कह रहे हो, ये आपका प्रोफेज वाली अवस्था है जिसे हम कहते हैं पूर्वावस्था। ठीक है, अब जो आपकी अवस्था है उसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज यानी मध्य अवस्था। वहां क्या होता है, जो गुणसूत्र है वो एक लाइन में आने लग जाएंगे ऐसे। आपको पता है ये हमेशा जोड़े में ही रहते, तो मैं जोड़े में ही बना रही हूँ ऐसे। और ऊपर ऊपर क्या थे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास तारक केंद्र थे। क्या बनाया था इन्होंने, स्प्लेंडर फाइबर बनाया था ऐसे। ऐसे बनाया था स्प्लेंडर फाइबर। अब आएगी भैया, लिख दूं, इसको कहते हैं आपकी मध्यावस्था, इसे आप कहते हो मेटाफेज, इसे कहते हैं मध्यावस्था। ठीक है, मध्य अवस्था। इसको और छोटा करते हैं क्योंकि आपको केवल समझना है, इसलिए मैं इसको छोटा करती जा रही हूँ, इसी में सारे स्टेप बन जाए। इसको छोटा कर देते हैं। इसके बाद जो अवस्था आएगी बेटा वो आएगी तीसरी, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे होता जा रहा है, और जो आपके गुरसूत जोड़े में थे वो एक एक की ओर खिंच रहे हैं। अब यहाँ पर भी स्प्लेंडर फाइबर, अभी हमारे पास यहाँ पर तारक केंद्र है। अब क्या होगा, दो दो जो जोड़े में थे, एक यहाँ आ गया ऐसे, और एक यहाँ चला गया। और जुड़े किससे है भाई, अभी भी ये स्प्लिंटर फाइबर से आपस में भी जुड़े हुए हैं ऐसे। ऐसे लो, जोड़े में थे, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर खिंचने लग गया, और इस अवस्था को आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एनाफेज। इसे कहते हो बेटा एनाफेज, यानी इसे हम कहते हैं पश्चावस्था। ठीक है, क्या क्या हुआ, पूर्वावस्था आई, बिखरे हुए थे, स्प्लेंडर फाइबर बन गया। मध्य अवस्था में एक लाइन में जुड़ गए, स्पिंडल फाइबर की ओर जुड़ा हुआ है। तीसरी अवस्था में खींचने लगेगा, और खिंच खिंच के जो जोड़े में होते हैं वो एक आएगा एक साइड, दूसरा जाएगा ऊपर, यानी एक आएगा नॉर्थ और एक जाएगा साउथ की ओर। अब है इसके बाद सबसे आखिरी, जिसे आप कहते हो क्या, जिसे आप कहते हो टीलोफेज। तो यहाँ अगला हम बना लेते हैं टीलोफेज। सिंपल सी बात है, स्पिंडल फाइबर तो अब बिल्कुल गायब होने वाले हैं, ऐसे है। कुछ जो यहाँ थे वो यहाँ आ गए हैं, वो यहाँ है, लो, चार इधर चार इधर। देखो संख्या थोड़ी ज्यादा कम हो सकती है, यहाँ मैंने एक और बना लो, अगर नहीं बन रहा है तो ऐसे बना लो, क्योंकि मेरे पास संख्या कम है, जगह कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों में बराबर बराबर करना होगा। तो ये सबसे आखिरी अवस्था होती है जहां पर सारी चीजें अलग हो जाती हैं, और गुणसूत्र विपरीत विपरीत जगह पर, ऐसे आपका क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं टीलोफेज, इसे हम कहते हैं अंत्यावस्था। ये जब हो जाता है, ये सब मिलाकर है आपका, ये जो सारी अवस्थाएं हुई ना, ये है आपका केंद्रक का डिवीजन। अभी केवल केंद्रक का डिवीजन हुआ है, इसके बाद होगा सेल, यही जो बनी हुई है ना, ये जो बना हुआ है ना, इसके बाद सबसे आखिरी वाली अवस्था के बाद, सबसे आखिरी वाली अवस्थाओं के बाद, अरे वाह रुक जाओ, दोबारा से इसको हमको लेके जाना पड़ेगा। लो, ठीक है, सबसे आखिरी अवस्था जो रहेगी बेटा वो क्या रहेगी, वो रहेगी इस तरीके से। अभी जो बना हुआ है मैं इसको इसको ऐसे बना लेती हूँ ना, इसको ऐसे बना लेती हूँ, ये ऐसा है, अभी ऐसा है। इसके अंदर गुणसूत्र है, हाँ जी दीदी, इसके अंदर गुणसूत्र है, ऐसे लो, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, गुणसूत्र है, गुणसूत्र है, इसको थोड़ा सुंदर सा बनाते हैं ना। अब सही है, ऐसे है। अब क्या हो रहा है, इनका डिवीजन, डिवीजन के बाद ये अलग बनेगी, ये अलग बनेगी, इसका यहाँ सेल बनेगा, इसका यहाँ सेल बनेगा, और इनमें बराबर बराबर गुणसूत्र आ जाएंगे। ऐसे होता है हमारा समसूत्री विभाजन। कहीं पर भी ये लास्ट समस्या बोलते हैं कोशिका द्रव का डिवीजन।
और यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारा, यहीं पर समाप्त हो जाए हमारा समसूत्री विभाजन। ये क्या है? यही होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये होता है आपका समसूत्री विभाजन। अब बात आ रही है कि इसको उपयोग में कहाँ लाएंगे हम, तो यहाँ उपयोग लिखे हुए इसके रोजमर्रा में उदाहरण, शरीर को लंबा करना, शरीर को बड़ा करना ग्रोथ के लिए होता है, कटी हुई त्वचा है, कहीं चोट लग गई उसकी हीलिंग के लिए होता है, पौधों की जड़ व तनों की वृद्धि के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यानी जहां पर भी हमको ग्रोथ चाहिए, जहां पर भी हमको वृद्धि दिखानी है, वहां पर इसका उपयोग किया जाएगा। अब बात आती है हमारे सामने अर्धसूत्री विभाजन की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोशिका जब 2n है, सेल 2n है, डिवाइड होकर 4 संतति को बनाएगी और प्रत्येक कैसी होगी? n होगी। यानी गुणसूत्रों की संख्या लिखा हुआ है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यहाँ पर थी, यहाँ पर बटे और 4 जब बने तो यहाँ पर क्या हुआ? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर 46 है तो ये भी दोनों 23 होंगे और ये भी सारे 23 और 23 को हम क्या कहते हैं? आगुणित। आगुणित मतलब n, ये n है, ये n है और ये होता है आपका 2n। इसको बोलते हैं द्विगुणित, इसको बोलते हैं आगुणित। अब बात आती है कहाँ होता है, तो मैंने बताया ये होती है आपकी जनन कोशिकाओं में, आपके टेस्टिस और ओवरी में, यानी आपके वृषण में और अंडाशय में। क्यों होता है, तो मैंने बताया था कि गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए होता है, आपके शुक्राणु यानी स्पर्म और अंड कोशिका को बनाने के लिए इनका काम, इनका अर्धसूत्री विभाजन की हमको जरूरत पड़ती है। ये स्टार्टिंग में जब समझाया था वही मैंने आपको समझाया था कि जब हमारे गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता हमको है। साथ में परिणाम क्या आएगा, तो आप कहोगे भाई हमारे पास आधे गुणसूत्र वाले संतति कोशिका हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर फिर से डायग्राम में समझाती हूँ। पहले यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास जनक कोशिका कैसी होती है? 2n है। कोशिका कैसी है हमारी? 2n है। उसमें हुआ पहला अर्धसूत्री विभाजन, जहां पर प्रत्येक की संख्या कैसी हो गई? n हुई। दोबारा से हमने करवाया, जिसको आप बोलते हो दूसरा विभाजन, और यहाँ पर हमारे पास 4 कोशिकाएं बन जाती है। भाई डायग्राम के बिना हमको समझ में नहीं आता है। समझो कि हमारी पूरी बॉडी कैसी है? 2n है। समझना, बॉडी एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, देखो मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे तीर लगा के, ये है आपका नर, ये भी आप सीख लो। मादा को रिप्रेजेंट करते हैं नीचे ऐसे कट्टस लगा के, ये होती है फीमेल। ठीक है, इन दोनों से क्या बनना है? युग्मक बनना है। यहां बनना है समझ लो नर युग्मक, यहां बनना है नर युग्मक, यहां पर बनना है मादा युग्मक, यहां पर बनना है मादा युग्मक। ये भी हमारे पास बनना है एन, ए भी बनना है एन। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर होगा अर्धसूत्री विभाजन, याद रखना। यहां पर भी होगा अर्धसूत्री विभाजन। पूरा रिकॉल करवाऊंगी। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो आप कहोगे ये दोनों मिलकर बनाते हैं युग्मनज, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है? 2n, यानी n और n मिलके बनता है 2n। अब इससे ही आगे बनाना होता है हमें क्या? इससे ही आगे जाकर बनता है हमारा भ्रूण और जीव। तो जीव के बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन। देखो भाई सब ऐड हो गया, इसमें सारी चीजें ऐड हो गई। कहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होना है, कहाँ समसूत्री, तो ये पूरा एक रिकॉल है आपके लिए, पूरा याद। अब हम बात करें कि जब यहाँ बोला कि यहाँ पर 2 बार हमारे पास डिवीजन हो रहा है, 2 बार हमको डिवाइड करनी है सेल, और तब जाके हमारे पास 4 बनते, तो बेटा ऐसे बनते हैं, वो मैं यहाँ बना देती हूँ आपको। समझो हमारे पास गुणसूत्र कितने हैं, तो आप कहोगे हमारे पास गुणसूत्र है 46। डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद ये समझ लो 2n है, लिखा हुआ था ये 2n है, डिवाइड करेगा तो ये 23 आएगा, ये भी 23 आएगा। ठीक है जी दी, तो ये हमारे पास n हो गया, ये n हो गया, ये भी आगे जाके डिवाइड करता है और ये भी यहाँ पर 23 होता है, ये भी यहाँ पर 23 होता है, ये भी यहाँ पर 23 होता है और ये भी यहाँ पर 23 ही होता है। इसको आप कह सकते हो n1 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 n1, ऐसे कर सकते हो उसको। तो ये इस तरीके से हमको 4 गैमेट, 4 मिले ना, देखो 4 कोशिकाएं हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसको आप बोलते हो अर्धसूत्री विभाजन। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है, तो भाई सिंपल सी बात, सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पर युग्मक यानी गैमेट को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी में युग्मक नहीं बनेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो शुक्राणु और अंड
कोशिका को बनाने के लिए ये जरूरी होते हैं। गुणसूत्र संख्या आधी करते हैं भाई, अगर गुणसूत्र 46 है तो उसको आधा करने का काम इनके पास है। तभी निषेचन होने के बाद संतान दोबारा से 2n बनेगी, यानी हमारा जाइगोट 2n बनेगा। n नर का n मादा का दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। संतानों में माता पिता के से अलग गुणों का मेल भी यहीं से होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला मेल कैसे होगा, जब मेल और फीमेल दो अलग अलग युग्मक हैं आपस में मिल रहे हैं तो माता के कैरेक्टर और पिता के दोनों के कैरेक्टर मिलके एक नया बच्चा पैदा होता है। जैसे हम बिल्कुल 2 कॉपी अभी मम्मी पापा जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ बदलाव हमारे अंदर है ना। हो सकता है हमारे बाल अलग हो, चेहरा अलग हो, कोई होता है कि जो बिल्कुल 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 2 कॉपी, वो बहुत कम है, वो बहुत रेयर है, ऐसा नहीं कि ज्यादातर ऐसा होता है। तो हम किसको लेते हैं, हम लेते हैं जो कॉमनली चीजों को फॉलो कर रहे हो। तो हम अपने माता पिता से अलग क्यों होते हैं, ये कारण है, ये रीजन है। ठीक है, उदाहरण लिखा हुआ है, मनुष्य में शुक्राणु व अंडकोश का दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है वो दोबारा से कैसा हो जाता है, 46 हो जाता है। ये इसका काम है। अब बात आती है सबसे लास्ट, जिसको आप बोल देते हो असूत्री विभाजन। के बारे में पहले भी आपको स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ, दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये सबसे सरल प्रकार का विभाजन होता है। केंद्रक सीधे 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर कोशिका द्रव बढ़ता है और फिर बाद में क्या होता है, बाद में बच्चे बन जाते हैं। कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं है, जैसे अमीबा के अंदर जैसे बना हुआ, देखो एक सेल है, केंद्रक डिवाइड हुआ, उसके बाद कोशिका द्रव डिवाइड होकर 2 बच्चे बन गए। अमीबा में भी ऐसे ही होता है। लिखा हुआ है कहाँ होगा, सरल एक कोश के जीवों में, मैंने बोला आपको। ठीक है, दूसरा क्यों होता है, केंद्रक सीधे 2 भागों में बटेगा बिना स्प्लिंडर फाइबर के, यहाँ पर कोई भी फाइबर कुछ भी नहीं बनता यहाँ पर। दूसरा है परिणाम क्या आएगा, हमको बिल्कुल समान बच्चे मिलेंगे और बहुत तेज प्रक्रिया है और बहुत आसान प्रक्रिया है, ये परिणाम है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल कौन कहाँ में होगा, बैक्टीरिया है, अमीबा है, ईस्ट है, कुछ सवाल है, इन सब में आपको देखने के लिए मिलता है असूत्री विभाजन। अब आप जब सब पढ़ लिया आपने, तो क्या एक क्विक शॉर्ट नोट हो जाए, जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो उसके बाद कहते हैं ना कि एक शॉर्ट नोट बना दो, वो भी मैं आपको बना के दे रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए पूरा क्विक शॉर्ट नोट है, जहां पर समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन के बारे में जरूरी पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला कहाँ होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है शरीर के कायिक कोशिकाओं में, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, और असूत्री विभाजन होता है सरल कोशिकाओं में। ठीक है, इसके बाद अगला लिखा हुआ है संतति में संख्या कितनी बनती है, तो यहाँ पर 2 बनती है, किसमें 2 बनती है आपके समसूत्री विभाजन में, 4 बनती है अर्धसूत्री विभाजन में, और 2 बनती है असूत्री विभाजन में। यहाँ लिखा है गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान रहती है, यहाँ आधी हो जाती है और यहाँ जनक के समान ही रहती है। इसका उद्देश्य क्या है, वृद्धि और मरम्मत को करना है, यहाँ पर युग्मक का निर्माण करना है, और ये सरल और तेज प्रजनन के लिए उपयोग में की जाती है सरल जीवों के अंदर। दूसरा लिखा हुआ है उदाहरण, त्वचा, जड़, तना, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु अंडाणु को बनाने के लिए, असूत्री विभाजन है बैक्टीरिया और अमीबा। ये हो गया आपका पूरा सेल डिवीजन का एक पेज में रिवीजन। तो पूरा पहले डिटेल में पढ़िएगा, उसके बाद एक एक करके रिवीजन करिएगा, और यहां पर कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अब जो वीडियो आपको मिलेगी दूसरी, वो मिलेगी आपकी सेकंड चैप्टर से, जिसको आप बोलते हो टिश्यू यानी ऊतक। उसको भी मैं ऐसे ही वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी बोर्ड 10th RWA पर। मिलते हैं आपको नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।